वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में है। आपको कॉन्टेक्स्ट बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, बिकॉज अभी तक वेरियस न्यूज चैनल्स के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन 2 वैक्सीन्स को अप्रूव कर दिया है। जो पहली वैक्सीन है दैट इज कोविशील्ड, इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन, इसे इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों वैक्सीन को जो अप्रूव किया गया है वो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का मतलब क्या है? देखिए 2019 के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं वैक्सीन्स और क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर, उसमें एक प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान ये था कि अगर कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन है जिसकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक ज़रूरत है, एज वी नो किसी भी वैक्सीन को या फिर मेडिसिन को डेवलप करने में जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो उनके 3 फेज होते हैं। कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन है जिसकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस वैक्सीन का या फिर मेडिसिन का जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है वो सेकेंड फेज तक बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए सेकेंड लेवल के ट्रायल के बाद ही उस वैक्सीन को अप्रूव किया जा सकता है। हालांकि ये अप्रूवल महज 1 साल के लिए ही होगा। तो इसी बात को, इसी क्लॉज को आधार बनाकर इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। नो डाउट वर्तमान में देश को कोविड-19 के अगेंस्ट में एक वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एक बढ़िया कदम है। यहां पर देखिए पहली वैक्सीन की बात करते हैं दैट इज कोविशील्ड। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन में डेवलप किया, लेकिन जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल पार्टनर था। मतलब इंडिया में भी इसे तैयार किया जा रहा है और अभी उसे अप्रूवल भी मिल गया। अब ये वैक्सीन काम कैसे करेगी? एज वी नो कि जब वैक्सीन को बनाया जाता है एक जनरल सा प्रोसेस है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बीमारी को फैला रहा होता है उसी को इनएक्टिव फॉर्म में उस वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। जब बॉडी में जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ अपना जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो डेवलप कर लेती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कोविशील्ड के साथ ऐसा नहीं है। कोविशील्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया गया है वो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है वो नहीं है। यहां पर एक चिंपांजी वायरल वेक्टर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चिंपांजीज में बीमारी कॉज करता है, सर्दी जुकाम जैसी कोल्ड वायरस है, ये कॉमन कोल्ड वायरस है। अब उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो सार्स कोव 2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इसीलिए कोविशील्ड में इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका इनएक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। एंड यहीं पर डिफरेंस आएगा कोविशील्ड में और कोवैक्सीन में। अगर हम बात करते हैं कोवैक्सीन की तो उसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसे देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया गया। फीचर्स में यहां पर इनएक्टिव वैक्सीन, मतलब यहां पर जो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस डिसीज को कॉज करते हैं, यानी कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, मटेरियल है, वही इस वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है, जो कि जनरली किया जाता है। ये उन पैथोजेंस को बॉडी में रेप्लिकेट करने से रोकेगा और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देगा। आई होप इन दोनों वैक्सीन के बारे में अब आपको बढ़िया जानकारी मिल गई है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि मनथु पद्मनाभम के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी इन्हें इनकी जयंती पर ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी। अगर हम बात करते हैं मनथु पद्मनाभम जी के बारे में तो ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे केरला से। इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशंस में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और टेम्पल्स को ओपन करने को लेकर अपना योगदान दिया। इन्होंने वैकोम सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था और ये नायर सर्विस सोसाइटी के फाउंडर भी रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, जानते रहिए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के बारे में है। कॉन्क्लेव का मतलब होता है बैठक या फिर सभा संगोष्ठी कह लीजिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक इनॉग्रल एड्रेस दिया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के लिए हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वहां पर उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करी, तो उन्हीं बातों पर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए गए हैं। देखिए मेट्रोलॉजी का मतलब होता है माप पद्धति, किसी चीज को एक्यूरेसी के साथ इवेल्युएट करना। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मेट्रोलॉजी, यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था CSIR NPL के द्वारा, दैट स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा। इसकी जो थीम थी दैट वाज मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस पूरे कॉन्क्लेव को डेडिकेट किया नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के लिए, भारतीय निर्देशक द्रव्य के लिए
और फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के बारे में। तो जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बहुत एक्यूरेट बनाएगा। इनफैक्ट उसकी एक्यूरेसी को हम 2.8 नैनो सेकेंड तक इंश्योर कर पाएंगे। बात करते हैं भारतीय निर्देशक द्रव्य के बारे में। यहाँ पर देखिए टेस्टिंग वगैरह की जाएगी लेबोरेटरीज में, हम क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए हर द्रव्य को एक स्टैंडर्ड के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। लाइक अगर सिल्वर है तो सिल्वर अगर इस क्वालिटी का है तो ये सबसे स्टैंडर्ड है, इससे कितना कम है उतना सब स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं हम। तो एक निर्देशक द्रव्य होगा जो बताएगा कि हाँ ये क्वालिटी सबसे एक्यूरेट क्वालिटी ये है, तो इसके लिए यहाँ पर इस लेबोरेटरी में काम होगा। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की बात करें तो ये इंडिया को सेल्फ रिलायंस देगा कि जो एम्बिएंट एयर या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं हम उनके सर्टिफिकेशन को थोड़ा बेहतर कर सकें। हमारा अगला आर्टिकल जिब्राल्टर के बारे में है। इसके पहले कि हम कॉन्टेक्स्ट समझें, आप जिब्राल्टर की लोकेशन और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। जिब्राल्टर की लोकेशन आपको स्पेन के बिल्कुल साउथ में मिलेगी। ये जिब्राल्टर की लोकेशन है। थोड़ा सा मैप में और स्पेसिफिकली अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये है जिब्राल्टर। तो आप अक्सर मैप में पढ़ते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। एक्चुअली में इस स्ट्रेट का नाम जिब्राल्टर इसी टेरिटरी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि हम मैप में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्पेन के बिल्कुल साउथ में दिख रहा है, बट ये स्पेन का नहीं है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है। और यहाँ पर मोरक्को है। मोरक्को के नॉर्थ में ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये स्पेन की है। ये जो जिब्राल्टर की लोकेशन है इसे जो स्पेन है वो हमेशा से क्लेम करता रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने कभी इसे दिया नहीं। अब ब्रिटेन को ये मिला कैसे था? 1704 में एंग्लो डच फोर्सेस ने हमला किया था जिब्राल्टर के ऊपर और स्पेन से इसे छीन लिया था। बाद में ट्रीटी ऑफ यूट्रेच के तहत 1713 में ये टेरिटरी ब्रिटेन को मिल गई। स्पेन हमेशा से इसे क्लेम करता है बट ब्रिटेन देता नहीं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 34,000 होगी और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फ्री मूवमेंट की वजह से है। स्पेन में आसानी से आया जाया जा सकता है बिकॉज ऑफ जो ईयू की कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में फ्री मूवमेंट रहता है। समस्या की बात यह है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा न्यूज़ में क्यों है। जो ब्रिटेन है वो तो ब्रेग्जिट के माध्यम से ईयू से बाहर निकल रहा है, मतलब कि अब ब्रिटेन के बॉर्डर्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बाकी ईयू नेशंस के लिए। अगर ऐसा ही, चूंकि जिब्राल्टर एक ओवरसीज टेरिटरी है ब्रिटेन के लिए, अगर बिल्कुल ऐसा ही जिब्राल्टर के साथ भी हो जाएगा तो जिब्राल्टर के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब वो स्पेन में आ जा नहीं सकेंगे। इस चीज़ को लेकर जिब्राल्टर के लोगों ने काफ़ी कंसर्न जाहिर किया। हालांकि जब रेफरेंडम हुआ था कि जिब्राल्टर के लोगों को ब्रिटेन के साथ रहना है कि नहीं रहना है, तो उन्होंने फुल्ली बोला था कि नहीं, हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे। लेकिन जब ब्रेग्जिट के लिए वोटिंग हो रही थी कि हाँ ब्रिटेन को ईयू से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 96% जिब्राल्टर के लोगों ने बोला था कि नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर जिब्राल्टर के लोग काफी कंसर्न थे। तो अभी ब्रिटेन और स्पेन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जहां पर एक डील साइन हुई है जिसमें यह क्लियर किया गया है कि वैसे तो जो ब्रिटेन है वो ईयू से बाहर जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के बाहर चला जाएगा, लेकिन जो जिब्राल्टर है उसे सेंजन जोन में डाल दिया जाएगा, जिसमें कंट्रीज के लोग आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। डिस्पाइट कि जो ब्रिटेन है वो बाहर है, जो जिब्राल्टर है वो सेंजन जोन में रहेगा और जिब्राल्टर के लोग आसानी से स्पेन में और बाकी जगहों पर जो ईयू के नेशंस हैं जो सेंजन जोन में आते हैं वो आ जा सकते हैं। तो इससे उन्हें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आई होप ये पूरा मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा। 2006 में जो वहाँ का जो जिब्राल्टर है, वैसे तो वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, बट वो सेल्फ गवर्नेंस में अपना रूल करते हैं। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे वो खुद ही हैंडल करते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये एक नैरो स्टेट है जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कार्गो शिप्स के लिए रीफ्यूलिंग सेंटर भी है। होपफुली ये मुद्दा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो टैम्पन टैक्स के बारे में है, उसके अबॉलिशन के बारे में है। यूके ने अभी इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया। 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता था वुमेन के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर, जिसे टैम्पन टैक्स कहा जाता था। अब देखिए हुआ ये कि इसे अबॉलिश करने के बाद अब जो ब्रिटेन है वो कुछ ऐसे देशों की श्रेणी में आ गया है जहां पर ऐसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाए जाते, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी आते हैं। दिसंबर 31 तक यूके के लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज यूके ईयू का पार्ट था और ईयू में जो कॉमन टैक्स का मैकेनिज्म है उसमें सैनिटरी नैपकिन्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें 5% टैक्स के एम्बिट में रखा गया था और इन्हें नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स माना जाता था। लेकिन अब चूंकि जो यूके है वो ईयू से बाहर आ गया है तो वो आसानी से ऐसे टैक्सेस एलिमिनेट कर सकते हैं, उन्होंने कर भी दिया। अब वो ईयू के डायरेक्टिव्स मानने के लिए बाउंड नहीं है।
हालांकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो वैट था उसे पहले ही खत्म कर दिया था, ऑल्दो वो ईयू के मेंबर थे। इसका रीजन ये था क्योंकि उनका जो उन्होंने पहले ही ऐसे रेगुलेशन बना रखे थे कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जब वो ईयू के मेंबर नहीं बने थे तभी से उनके पास ये मैकेनिज्म था, तो इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। 2020 में जो स्कॉटलैंड है वो पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने के लिए बोल दिया, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये आपको टैम्पन टैक्स के बारे में पता चल गया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बनाना ग्रिड के बारे में है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी केरला में एक नए प्रोडक्ट को तैयार किया, बनाना ग्रिट या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जिसे रॉ नेंड्रन बनानास से बनाया गया। जो नेंड्रन है वो बनानास की एक वैरायटी है। इसमें देखिए छोटे छोटे टुकड़ों को तैयार किया गया है। आप उसे रवा बोल सकते हैं, जैसे या ब्रोकन व्हीट होता है, बिल्कुल वैसे ही। ये काफ़ी हेल्दी डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है बनाना ग्रिट को। इसका इस्तेमाल उपमा और बाकी जो बनाना पाउडर है उसके लिए भी किया जा सकता है। हेल्थ ड्रिंक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी न्यूट्रिशनल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये फ़ायदेमंद होगा और वहाँ के लोगों के लिए एक लाइवलीहुड का अच्छा सा साधन भी होगा। यहाँ पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पोंग डैम के बारे में है। अभी हाल ही में 1400 माइग्रेटरी बर्ड्स मरी हुई पाई गई हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम के एरिया में। पता नहीं किस वजह से, रीजंस तो में भी कुछ समय में सामने आए, बट बात पोंग डैम के बारे में कर लेते हैं। इसे बियास डैम भी बोलते हैं। ये अर्थ फिल एम्बार्कमेंट डैम है जहां पर कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करके एक इंक्लाइनमेंट की तरह डैम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर ये बियास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये जो डैम है इसके पास जो रिजर्वायर बनता है इस डैम की वजह से उसे महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहा जाता है। ये एक रिनोन बर्ड सेंचुरी भी है। देखिए वाटर स्टोरेज इरिगेशन के लिए यहाँ पर किया जाता है, एट द सेम टाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी किया जाता है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में है। इसे जनवरी 5 को नेशन को सौंपा गया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डेडिकेट किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये 450 किलोमीटर पाइपलाइन है जो गेल ने बनाई हुई है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे की है। ये नेचुरल गैस को कैरी करेगा कोची से मैंगलुरु के रीजन में। ये काम काफ़ी टफ था क्योंकि इस पूरे रीजन में इस पाइपलाइन को ले जाने में लगभग 100 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करवाना था। वाटर बॉडीज़ में इस पाइप को, वाटर जो पाइपलाइन है उसे क्रॉस करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। यूजुअली जो ड्रिलिंग या फिर बोरिंग होती है वो वर्टिकल होती है ज़मीन में, लेकिन यहाँ पर अगर ये एक वाटर बॉडी है सपोज करिए, तो यहाँ पर जो ड्रिलिंग की जाएगी वो हॉरिजॉन्टली ऐसे करके इस वाटर बॉडी के इस पार निकाल दी जाएगी। तो इस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। काफ़ी बेनिफिट होंगे, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, अफोर्डेबल फ्यूल मिल जाएगा हाउस होल्ड को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। उसके पहले ये जो पूरा सेशन है इसकी पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पूरे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कोवैक्सीन के बारे में। इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। नायर सर्विस सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से लिंक करता है। चांगली कोडन नेंड्रन बनाना ये केरला से बिलोंग करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।